हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट किया था। मैट्रिसेस में आपने क्या देखा था कि आपके पास अगर कुछ एलिमेंट्स है तो आप उनको अरेंज कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। उसमें हमने अरेंज करके मैट्रिक्स ऑब्टेन किया था और फिर उसी में हमने बहुत सारे टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किए थे। उसमें से एक टाइप आपका था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो वहां तो हमने अरेंजमेंट पढ़ ली थी। डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में क्या होता है, हमने वही स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर की और उसको एक डेफिनेट वैल्यू के साथ एसोसिएट करवा दिया। वो डेफिनेट वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में जस्ट अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का। डिटर्मिनेंट में क्या हुआ, आप उस अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, वो वैल्यू रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि अगर एलिमेंट आपके सारे रियल है तो वैल्यू रियल आएगी। अच्छा, एलिमेंट अगर आपके कुछ कॉम्प्लेक्स आ गए जिसमें आयोटा इन्वॉल्व कर दिया तो जो वैल्यू है वो आपकी इमेजिनरी भी आ सकती है। तो डेफिनेशन क्या है डिटर्मिनेंट की? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल ए, जिसके अंदर हमने AIJ जनरल एलिमेंट लिख दिया। जैसे A11 A12 ये सब एलिमेंट्स होते हैं, हमने जनरल नोटेशन ले ली। ऑर्डर n क्यों लिया? रो भी n है, कॉलम भी n है, तो n इंटू एन को हम जस्ट n ले लेते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई ऑफ ऑर्डर n दैट कैन बी एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट वैल्यू और डेफिनेट नंबर, जो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल और कॉम्प्लेक्स किस पर डिपेंड करता है? अंदर जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, अगर वो रियल है तो इसका जो वैल्यू आएगा या जो नंबर आएगा इसको सॉल्व करके वो रियल आएगा। अगर आयोटा इन्वॉल्व है एलिमेंट्स में तो आंसर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। अब जनरल नोटेशन लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। कुछ हमने n कॉलम और n रो हमने कंसिडर कर ली तो जनरल इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे DET ब्रैकेट में इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और भी नोटेशंस अभी आगे बताता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आपकी सबसे बड़ी चेंज यहाँ पे क्या दिख रही है आपको कि मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, डिटर्मिनेंट में आप दो वर्टिकल लाइंस अप्लाई कर देते हो दोनों साइड। ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है, स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, एलिमेंट्स में मैंने भी कुछ नहीं किया, सॉल्विंग अभी हमने सीखनी है। पर क्या मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट अगर आप कंपेयर करो आपको डिफरेंस दिख रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स हो गया और वर्टिकल लाइंस के अंदर डिटर्मिनेंट हो गया। DET मतलब डिटर्मिनेंट। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ये कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट की कुछ नोटेशंस होती है, पहले उस पर कंप्लीट करते हैं बात। एक मैट्रिक्स ए हमने कंसिडर की तो फर्स्ट नोटेशन अभी आपने पीछे क्या देखी? DET ब्रैकेट में ए, मतलब जो मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट। दूसरी नोटेशन क्या है? जस्ट आप ये दो लाइंस लगा दोगे ए के अराउंड, जस्ट दो लाइंस। इसको मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं बोलेंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं हो रही। अगर मैट्रिक्स के अराउंड अगर ये दो लाइंस है वर्टिकल लाइन, इसका मतलब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालना है वो वैल्यू अभी आगे की स्लाइड में बात करते हैं। और ऐसे कभी ट्राइंगल से भी डिनोट कर देते हैं डिटर्मिनेंट को, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया मैंने मैट्रिक्स का। फिर वो ही बात जो भी मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में भी लिखी हुई है कि मैट्रिक्स तो क्या था? अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन डिटर्मिनेंट की एक डेफिनेट वैल्यू है और बस आगे हम समझते हो वैल्यू कैसे निकालेंगे। दूसरी बात, जो डिटर्मिनेंट है सबसे पहले मैंने लिख दिया था कि इट इज एप्लीकेबल फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। अगर कोई एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते। जब रो और कॉलम इक्वल होगा तो ही हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब आप देखते हैं कैलकुलेट करते कैसे। देखो, आपको मैंने एक मैट्रिक्स ले ली जिसका डिटर्मिनेंट निकालना मुझे, लेकिन उसका ऑर्डर क्या? 1 है। ऑर्डर 1 का मतलब एक रो एक कॉलम। एक रो एक कॉलम का मतलब क्या हुआ कि आपके पास तो मैट्रिक्स ऐसे दी है, ऐसे जस्ट 1 रो 1 कॉलम का मतलब एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो खुद ही एलिमेंट, जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट इटसेल्फ इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। उसको तो एक ही नंबर दिया तो हुआ है, मैट्रिक्स के अंदर ही एक नंबर है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी वही पर्टिकुलर नंबर होगा। तो अगर मान लो आपके पास AIJ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 1 है तो इसके अंदर एलिमेंट क्या होने वाला है? A11। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा उसका? जस्ट A11, कुछ भी नहीं है उसमें। मतलब जो आपको मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू दी है वही उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो चलो बहुत बेसिक बात थी, कभी पूछेगा ही नहीं आपसे। यहां से मेन स्टार्ट होता है कि अब आपको एक ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है जिसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम,
जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है। अच्छा, जब ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के देता है दैट मीन्स मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स के सिंबल के अराउंड भी कुछ नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे जब लाइन अप्लाई की सिंबल पे, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट को मैंने वर्टिकल लाइन से चेंज कर दिया, 2 3 4 5। बहुत ईजी है बच्चों, करना है कि आपको जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, 2 × 5, फिर बीच में आता है माइनस, बीच में माइनस आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा माइनस आता है। फिर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, जो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है वो लीडिंग एलिमेंट से स्टार्ट करनी है। लीडिंग एलिमेंट मतलब A11, 2 × 5 माइनस 3 × 4, तो जस्ट ये आपका -2 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। क्या बोला था कि डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर नंबर से एसोसिएट होता है। तो इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोल रहे थे। इस अरेंजमेंट को जब मैंने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, तो ये समझ आया आपको। ऑर्डर 2 × 2 तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। 3 × 3 मेन है, पूरे चैप्टर में आपका ऑर्डर 3 वाला ही चलेगा, 2 वाला तो बहुत सिंपल है। ऑर्डर जब 3 है मतलब 3 रोज 3 कॉलम, तो आपको ये दिख रहा है। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट विदाउट सिंबल। ठीक है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, जस्ट लेटर बना दिया हमने। और अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे 2 लाइंस बना दी और यहाँ पर 1 0 2 -2 -1 3। अच्छा, सिर्फ क्या है इसमें ना कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है। ठीक है, माइनर मिस्टेक मतलब पूरा आंसर गलत हो जाएगा आगे का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट 3 × 3 का कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो इसको ना, इस एलिमेंट को कंसिडर कर लो। अच्छा, और एक बात बता दूं कि डिटर्मिनेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट होते ही स्क्वायर मैट्रिक्स पे पहली बात तो, लेकिन यहाँ पे जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं फर्स्ट रो को कंसिडर करके डिटर्मिनेंट निकालना सिखा रहा हूँ। लेकिन सेकंड रो से भी निकाल सकता है, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी से भी निकाल सकते हैं। करके देखते हैं अभी। चलो, मैंने ना क्या किया, ये 1 को कंसिडर किया और 1 को यहाँ पे लिख दिया ऐसे। जिस एलिमेंट को आपने कंसिडर किया, आप चेक करो वो एलिमेंट कौन सी रो और कौन से कॉलम में आ रहा है, कौन सी रो कौन से कॉलम में आ रहा है। मान लो ये 1 जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो आपको इसको हाइड कर देना है। जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आपने देखा ना कि 1 को आपने यहाँ पे कंसिडर किया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आ रहा है, तो आपने इसको हाइड कर लिया। तो रिमेनिंग के 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। इन रिमेनिंग के 4 एलिमेंट्स को आप 2 × 2 वाले डिटर्मिनेंट में प्लेस कर दोगे। 4 एलिमेंट आप देख लो कौन से दिख रहे हैं। मैंने हटा देता हूँ, ये जो हमने हाइड किया है ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। और वो 4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उसको मैंने ऐसे लिख दिया, -1 3 4 और -5 ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये 1 लिया था, अब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा था, अब मैं -2 लूँगा। लेकिन अब क्या देखो, पहले 1 लिया फिर -2 फिर ऐसे 3 भी लिया जाएगा। लेकिन जब ये बीच वाला एलिमेंट लेते हैं ना तो इसका साइन चेंज कर देते हैं। अब इसका रीज़न भी बता दूँ मैं आपको। इसका साइन चेंज करके लेंगे, अगर -2 है तो आप +2 लोगे, अगर +2 है तो -2 ले लेना अपने आप। अब अगर -2 आपने लिया है, मान लो आप -2 ले रहे हो, तो -2 कौन सी रो और कौन से कॉलम में, चेक करो कौन सी रो कौन से कॉलम में। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -2 लाई कर रहा था। तो अब आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, इनको लेना अब। तो इनको लेने से पहले इनको हटा देता हूँ, ये लाइंस को मैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में आपको दिख रहा था 0 और 2 और 4 और -5। देन इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, +3। तो ये एलिमेंट आपने कंसिडर किया, तो आपको दिख रहा है अब कौन से 4 एलिमेंट लेने हैं। आप इस रो इस कॉलम को हाइड करोगे तो ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो आपने इसको 0 2 -1 3। अच्छा, मैं अभी तो आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, बाद में इसको हम रफली कर लेंगे, ऐसे बिना लिखे डायरेक्टली करेंगे। चलो वो तो आगे की बात है। 1 हमने ऐसे रखा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। अभी सीखा था हमने कैसे किया था, -1 को -5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, बीच में माइनस आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। फिर यहाँ पे +2 है, 0 को -5 से किया, 0 आ गया, बीच में माइनस होता है, 2 × 4 8 हो गया। ठीक है, +3 ले लिया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, बीच में माइनस, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया ऐसे। यहाँ पे 1 5 - 12 -7 ट्वाइस, 0 -8 -8 हो गया, +3 और यहाँ पे 2 आ गया, -2 आ गया। अब नॉर्मल ये तो कैलकुलेशन बची, अब कर लेते हैं इसको फटाफट से। यहाँ पे -7 -16 और +6। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास -17 आ गई वैल्यू, -17।
ठीक है, -16 + 6 -10, -10 -7 -17। अच्छा ये मैंने आपको क्या किया, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाया। अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूं तब भी सेम ही आंसर आएगा। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे रफ में करके देखे यहाँ पे, ये तो एक मेन वर्किंग हो गई। मान लो मैं कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैंने ये 1 लिया। अब देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने 1 रखा है यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ ऊपर देख लूँ, ये 1 ले रहा हूँ मैं जैसे, तो मैंने क्या किया, इस रो इस कॉलम को हाइड कर दिया। ये जो 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसको हाइड कर लिया, तो ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो 4 एलिमेंट मैं ऐसे ले लेता हूँ, -1, 3, 4 एंड -5। फिर फर्स्ट कॉलम में दूसरा एलिमेंट क्या है, ये है 0। अच्छा जब ये एलिमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके लेते हैं। 0 का तो साइन चेंज होगा नहीं, मान लो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस ले लोगे। पर अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे -0 दिखा दिया, -0, पर उससे कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, पूरा 0 ही हो जाएगा ये। अब जब ये 0 ले रहा हूँ तो किसको हाइड करोगे आप, इस रो इस कॉलम को हाइड करोगे तो आपको बाकी के 4 एलिमेंट दिख रहे हैं ना। तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर -2, 3 एंड 3 -5। फिर ये वाला लिया हमने 2 को सेम साइन के साथ ले गए, तो ये रो ये कॉलम हाइड कर लिया, तो बचा क्या, -2 -1 और 3 और 4। आप इसको सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे 1 है, ये हो गया 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 -12। अच्छा 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहे हो 0 ही आएगा, इसको सॉल्व करके भी टाइम क्यों खराब करना। आगे +2, ये कितना आ रहा है, -8। अच्छा फिर ये -3 + 3 हो जाएगा, पता है ना बीच में माइनस होता है क्योंकि, तो ये आ गया 1 × -7 आ गया -0, और 2 को आपने कर दिया -5 से, तो देख लो आंसर क्या आ रहा है, -7 -10 -17 ही आ रहा है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग एनी रो एनी कॉलम। अब बात आ रही है कि इसमें किसको माइनस लेना है किसको प्लस लेना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये देखो ना, आपके पास क्या था, एलिमेंट्स का जरा नोटेशन देखो, A11 A12 A13, ये नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, A21 A22 A23, देन वी हैव A31 A32 A33। ये जनरल नोटेशन है 3 × 3 वाली मैट्रिक्स की, एलिमेंट्स की जनरल नोटेशन ले ली। अगर मान लो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा था, तो मैंने इसी का साइन चेंज क्यों किया, A12 वाले का। आपको करना क्या होता है बच्चों, ये जो आपको सबस्क्रिप्ट में दिख रहा है ना, इनका सम करके देखो, सम जैसे 1 + 1 2 आ गया, 1 + 2 3 और 1 + 3 4 आ रहा है। अगर तो सम इवन आ रहा है, देखो अगर इवन आ रहा है तो आप सेम साइन ले लोगे, सेम साइन जो साइन है वही ले लोगे, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर सम ओड आ रहा है तो आप साइन चेंज कर देते हो, ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दोगे। तो इस हिसाब से किस किस में होगा नेगेटिव, मतलब साइन चेंज किस में होगा, इसमें होगा। अगर आप फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हो तो इसमें साइन चेंज होगा। अच्छा आपने फर्स्ट कॉलम के अलोंग किया था तो देखना ओड सम कहाँ पे आ रहा है, ओड सम, जैसे इसका सम इवन आ रहा है, इसका 2 + 1 3 ओड आ गया, ये इवन आ रहा है, तो इसमें इसका साइन चेंज किया था हमने, मतलब 0 के आगे मैंने माइनस लगा दिया था। मान लो मैं सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, सेकंड रो के अलोंग, तो 2 बार साइन चेंज होगा, किस किस का, A21 और A23 का, क्योंकि दोनों में ओड आ रहा है। सम आपका सबस्क्रिप्ट का, ये जो पैरो में लिखा है इसका 2 और 1, सबस्क्रिप्ट का आप एडिशन करके देख लो, ठीक है, ये जनरल नोटेशन होती है, इसके हिसाब से पता चल जाता है। जहाँ पे सम ओड आ रहा है आप साइन चेंज करोगे, जहाँ पे सम इवन आ रहा है वहाँ पे साइन चेंज नहीं करोगे। तो आप एक्सपेंडिंग किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। थोड़ी सी एप्लीकेशन है, अब एप्लीकेशन है कि डिटर्मिनेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, वैल्यू निकाल के क्या हो रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जैसे मान लो आपने ज्योमेट्री के अंदर थोड़ी बहुत एप्लीकेशन देखते हैं, आपने ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स ले लिए, x1 y1 x1 y1 फिर x2 y2 x3 y3 आर वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, जैसे होते हैं। अच्छा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने याद किया था 10th क्लास में 7.3 एक्सरसाइज में। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के थ्रू वो फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, तब डेरिवेशन नहीं सिखाई थी आपको। वो क्या होता है, अच्छा ये जो मोड लगा है ना, ये इसको मैं मोड ही बोल रहा हूँ। ये क्यों लगा, बाहर वाली 2 लाइंस, इसका मतलब एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट उसमें पहले x1 x2 x3 रख दिए x कोऑर्डिनेट, फिर y1 y2 y3 फिर 1 1 1 रख दिया। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आप ये जो मोड लगा हुआ है ये तो लगा रहेगा, हाफ भी लगा हुआ है। आपने मान लो x1 लिया, x1 आपने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो x1 अगर आप ले रहे हो तो देखना किसको हाइड करोगे, इन दोनों को ही तो करोगे। अगर आपने x1 ले लिया तो क्या होगा, उससे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, y2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, y2 आ गया, बीच में माइनस y3 को 1 से कर दिया,
आई बात समझ? ठीक है, तो ये हटाना पड़ेगा मुझे, एक बार हटा ही देता हूँ। ठीक है, ठीक है, x1 ले रहा था तो मेरे पास आ रहा था y2 माइनस y3। फिर इस फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम x1 ले लिया तो y2 माइनस y3, फिर x2 लूंगा तो साइन चेंज होगा, अभी पीछे बताया था, क्योंकि इसका जो नोटेशन है वो है a21, तो ओड आ रहा है सम, तो मैं यहाँ पे माइनस x2 ले रहा हूँ, माइनस x2। अब जब x2 ले रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम हाइड किया, तो y1 को 1 से किया, y1 मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस y3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, y3 आ गया। देन x3 लोगे, x3 मतलब कॉलम 1 का लास्ट एलिमेंट ले लिया आपने, लास्ट एलिमेंट ये, इसमें जो साइन है वही रखेगा, x3 रखेंगे। अब इस रो इस कॉलम को हाइड किया तो ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, y1 को 1 से मल्टीप्लाई, y1 माइनस देन y2। अच्छा, ये जो मोड लगा हुआ है, ये मोड किसके लिए लगा हुआ है कि एरिया की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, उसको पॉजिटिव कर देना। डिटर्मिनेंट का रोल खत्म हो चुका है, हाफ x1 y2 माइनस y3। अच्छा, सिमिट्री बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसका ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस x2 हो जाएगा, तो सिमिट्री बन जाएगी y3 माइनस y1। तो आपकी बुक्स में ना ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा होता है, लेकिन एप्लीकेशन आप देखो ये किसकी है, डिटर्मिनेंट की। मैंने डिटर्मिनेंट यूज किया, वर्टिसेस को डिटर्मिनेंट में रखा, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया 3 × 3 के डिटर्मिनेंट को, तो मुझे ये फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है मुझे, तो ये स्क्वायर यूनिट्स में आपका एरिया आ जाता है। यहाँ पे मैं स्क्वायर यूनिट्स लिख देता हूँ। अच्छा, अब जूनियर क्लासेस में तो हमें क्या इसका सीधा फॉर्मूला लर्न करवाया था, इससे तो कोई मतलब ही नहीं था। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला कैसे आया वो हमने समझ लिया, लेकिन डायरेक्टली ये अप्लाई करेंगे। अब डायरेक्टली ये देखिए जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलवा रहा है, जैसे 3 वर्टेक्स दे दिए और कह रहे हैं एरिया बताओ, तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये तो कैलकुलेशन बस ध्यान रखना। जैसे मैंने एरिया लिख दिया, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉड अप्लाई कर दिया, फिर मैंने हाफ लगा दिया, और फिर फर्स्ट कॉलम में डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट -2 देन 3 और -1, x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3 -3 2 और -8, फिर थर्ड कॉलम में 1 1 1 आता है, फिक्स्ड है ये वैल्यू फिक्स्ड है हमेशा। अब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो नॉर्मली जैसे हम कर रहे थे, हाफ तो बाहर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो कैसे होगा, ये -2 लिया, पहले -2 लिया, अब करूँ डायरेक्टली सॉल्व। ठीक है, -2 लिया, तो इस रो इस कॉलम को छुपा दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर -8 को 1 से किया तो -8 आ रहा है, पर बीच में माइनस होता तो वो +8 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसमें एक्सपेंडिंग में किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हो डिटर्मिनेंट की, मैं फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूँ। पहला एलिमेंट -2 ले लिया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया था, अब मैं -3 ले रहा हूँ। इस वाले एलिमेंट का साइन चेंज होता तो मैंने +3 रख दिया, +3। अब इस फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हाइड किया तो आपको क्या दिख रहा है, 3 -1 1 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, बीच में माइनस आता है, -1 को 1 से किया तो -1 आ रहा है, माइनस जो बीच में उसकी वजह से +1 हो गया। समझ गए ना, है ना, 3 को 1 से किया 3, -1 को 1 से किया -1, और बीच में माइनस ऑलरेडी एक था, +1 हो गया। फिर इसकी बारी आ गई +1, इसका कोई साइन चेंज नहीं करेगा हम। अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात हो रही है तो इसको सॉल्व करना है, 3 को -8 से मल्टीप्लाई किया -24। ठीक है, बीच में माइनस है, अभी -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, और बीच के माइनस की वजह से ये +2 हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये मोड तो लगा ही हुआ अभी। ये वाला मोड ये इसलिए है कि वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो हम उसे पॉजिटिव कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं, 2 + 8 10 और -2 -20 आ गया, 4 + 3 12 हो गया, यहाँ पे आपका -22 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मोड लगा हुआ है, हाफ कितना बना ये, -20 और -22 -42 है ना, आ रहा है क्या आंसर, -42 + 12, तो ये तो -30 आ रहा है ना। और ये ओवरऑल कितना आ गया, माइनस में 15। फिर वही मैंने कहा था आपको, मोड का फायदा है ही ये कि नेगेटिव आ रहा था उसे पॉजिटिव कर दो, तो 15 स्क्वायर यूनिट से आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू मैच हो गई, 15 स्क्वायर यूनिट्स। इजी था। ठीक है, फॉर्मूला लर्न करने की नीड नहीं है, डिटर्मिनेंट का पैटर्न हमने समझा, और डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड, इसे बोलते हैं एक्सपेंडिंग। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग एनी रो और एनी कॉलम करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब कहता है
कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि कोलिनियर आपने पढ़ा होगा कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर पे हैं, एक ही लाइन, कोलिनियर मतलब इट लाइज ऑन द सेम लाइन, तो ट्राइंगल बनेगा क्या? ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे है तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। जब ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हुआ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर ABC वर्टेक्स है तो दैट विल बी 0। अरे बच्चों, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, समझो ना आप, छोटी सी तो बात है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे तो ट्राइंगल तो फॉर्म ही नहीं होगा। तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC विल बी 0। उसी पॉइंट को यूज करते हुए आपको फिर एक 3 पॉइंट बता दिए, कह दिए कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो आप लैम्डा की वैल्यू बताओ, तो मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इनसे मिलके जो ट्राइंगल बन सकता था उसका एरिया क्या होगा? 0। तो हम सिंपली सॉल्यूशन में हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन लैम्डा अगर मुझे निकालना है तो मैंने एरिया का यहाँ पे नोटेशन लिया, मोड लगाया और हाफ, फिर डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ मैं। डिटर्मिनेंट में पहले x वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 लैम्डा एंड 0, फिर y वाले कोऑर्डिनेट आएंगे नेक्स्ट कॉलम में -3 -1 और 4, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 होता है हमेशा, ऐसे इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि कोलिनियर दिया हुआ है। अच्छा, फिर अगर अब मैं बात करूँ, ये जो हाफ है ये तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ये मोड से बाहर आ जाएगी और ये वाला 2 उधर चला जाएगा 0 के पास मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 × 0 0 हो गया। तो मैं थोड़ा सा वर्किंग तो बचा रहा हूँ अपनी। अब इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिया, ये वाला 2, इसको इससे सॉल्व किया, क्या आएगा -1, और इसको सॉल्व किया तो -4। समझ आ रही है ना आपको बात? मैंने 2 कंसिडर किया तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 बीच में माइनस आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये जब मैं एलिमेंट लूँगा तो +3 ले लेंगे हम। अब क्या करें, इस रो इस कॉलम को हाइड करोगे तो लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा बीच में माइनस, 0 को 1 से किया तो 0 ही आ गया। फिर थर्ड एलिमेंट ले लिया +1, इस रो इस कॉलम को छुपा लिया, लैम्डा को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 लैम्डा बीच में माइनस, 0 को -1 से किया तो 0 हो गया, इक्वल टू 0 चल रहा है ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बस थोड़ा सा, -5 और 2 -10 हो गया, ये +3 लैम्डा आ गया और ये +4 लैम्डा हो गया, मोड में इक्वल टू 0। अच्छा, ये ना मोड की अगर मैं बात करूँ, मॉड्यूलस की बात हो रही है तो मॉड्यूलस को उधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है। अच्छा देखो, अगर ये ऐसे है मोड 2 तो आप 2 ले लोगे, मोड ऑफ -2 है तो भी आप 2 ले लोगे, लेकिन अगर मोड ऑफ लैम्डा +2 है ना तो आप इसको ऐसे कुछ वैल्यू ले नहीं सकते। मान लो ये इक्वल टू x है तो ये मोड ऐसे नहीं हटेगा, मोड उधर जाएगा, राइट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे तो प्लस माइनस वैल्यू आ जाती है। तो अभी की स्टेज पे क्या हो रहा है, मोड में उधर अगर ट्रांसफर करूँगा भी तो इतना मेजर डिफरेंस आएगा नहीं क्योंकि 0 है। अच्छा, इसको सॉल्व करते करते मिल गया मुझे 7 लैम्डा -10, और जब मैंने मोड उधर ट्रांसफर किया तो +-0, तो वो तो 0 ही रहेगा ना। अगर कोई फाइनाइट दूसरी कोई वैल्यू होती तो मैं फिर 2 केस लेता, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव 0 तो 0 ही है। तो लैम्डा की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, 10/7, और लैम्डा आपका आ गया। कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको पता चली गया कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप 0 ले लो और डिटर्मिनेंट का यूज़ करो, नॉर्मल सॉल्विंग है, ठीक है। चलो अब आगे क्या है हमारे पास, ऐसे ही एक डिटर्मिनेंट ले लिया, थोड़ा सॉल्विंग और देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट में किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एलिमेंट्स मिक्स में दे दिए, वेरिएबल्स में और न्यूमेरिकल्स में, और एक इक्वेशन फॉर्म दे दी कि ये पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो आप x की वैल्यू बताओ। सॉल्यूशन सेट मतलब जितनी भी x की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं उसको एक सेट के अंदर हमने प्लेस कर दिया। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं क्या यहीं से, क्योंकि सॉल्विंग है थोड़ी इसमें। जैसे मैंने x ले लिया, मैं अगर x ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आप -3x को x+2 से मल्टीप्लाई करोगे, -3x को x+2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीच में माइनस आता है ना, बीच में माइनस आता है, फिर 2x को आप x-3 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो ये तो एक ब्रैकेट हो गया। फिर ये वाला जब एलिमेंट ले रहे हो, -6 को मैंने +6 बना के ले लिया, साइन चेंज कर दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लिया, तो 2 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x+2 से, बीच में माइनस आता है। अच्छा, अब -3 को x-3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बीच में माइनस आता ही है, तो -3 +3 हो गया, x-3 से तो मल्टीप्लाई होना ही है ना, बस ये थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना। फिर -1 ले लिया, -1,
ये रो ये कॉलम हाइड कर ली, तो 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया डायरेक्टली, और फिर बीच में -3 को -3x से मल्टीप्लाई किया तो +9x आ गया, बीच का माइनस रहेगा, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब सॉल्व करो बहुत आराम से, जैसे कि इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आ गया -3x², ठीक है, और माइनस में 6x, यह आ गया माइनस में 2x² प्लस 6 आ गया, ऐसे ही 2x + 4 वर्किंग है, ये आप भी कर सकते हो फटाफट से, 3x - 9, ठीक है, और ये आ गया माइनस में 5x, इक्वल टू 0 चलता रहेगा एंड तक, ठीक है। और इधर अब अगर मैं बात करूं -3x² - 2x² - 5x² हो गया, ठीक है, यहाँ पे -6x + 6 है, यहाँ पे +6, 2x + 3x 5x हो गया, 4 - 9 - 5 आ गया, ये +5x तो हो भी गया, ठीक है। वर्किंग आप भी कर लो खुद साथ साथ करना चाहो तो, -5x³ है, -6x², x मल्टीप्लाई हो रहा है सब में 6x, ये हो गया 30x - 30 + 5x इक्वल टू 0, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन, ठीक है। बाकी एक मिनट, -3x के साथ x + 2, -2x के साथ x - 3 परफेक्ट है, +6 है ना, 2 के साथ x + 2 और 3 के साथ x - 3, फिर -1, ये 4x हो गया और -9x हो गया, ठीक है। तो -3x² - 6x -2x², यहाँ गलती हो गई ना, -2x² और ये हो जाएगा +6x, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो +6x है, +6x, तो क्या हुआ, ये 6x और 6x तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे हमें माइनर सा चेंज करना ही पड़ेगा, तो ये x के साथ आ गया -5x² सिर्फ, ठीक है, तो ये बन गया -5x³, तो ओवरऑल -5x³ के साथ 35x आ गया और -30, तो 5 कॉमन ले लिया, इनफैक्ट -5 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x³ - 7x + 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या किया, -5 तो 0 के नीचे चला गया, अब इतनी सी सॉल्विंग रह गई हमारे पास, तो ये आ गई एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, क्यूबिक इक्वेशन। देखो x³ - 7x + 6 साफ दिख रहा है कि x को अगर मैं 1 रखूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, x को अगर 1 रखता हूँ मैं, x को 1 रखूँ तो 1 - 7 + 6 0 आ रहा है, तो एक रूट तो x = 1 है। अब x = 1 के कितने ऑप्शन है, सारे ही है, कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो अब बाकी रूट्स कैसे निकालेंगे, आपने शायद अगर सीखा हो रफ में, अगर मैं बात करूँ, आप x - 1 से इस क्यूबिक को डिवाइड कर दोगे, है ना, x³ - 7x, मतलब इसको अगर ऐसे लेना चाहो आप, x³ के साथ प्लस 0x², है ना, -7x + 6, तो नॉर्मली आप डिवाइड कर दो इसको, जैसे यहाँ पे x² आता है तो आपका ये x³ बन गया, फिर -x² है, ठीक है, समझ रहे हो ना, नॉर्मल वर्किंग जो होती है हमारी, ये +x² हो गया, -7x + 6, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, +x हो गया, x² - x, तो ये माइनस प्लस, ये आ गया -6x + 6, तो -6 पे जा रहा है ये, -6 पे। तो क्यूबिक के 3 फैक्टर कैसे बनेंगे, एक तो x - 1 हमने हिट एंड ट्रायल से देख लिया, दूसरा आ गया x² + x - 6, अच्छा ये क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो आप, वो हो जाएगा आपका x + 3 और x - 2, तो x की 3 वैल्यूज आ रही हैं, 1 -3 और 2, तो ये किस में आ रही है, किस सॉल्यूशन सेट में, बी में, ठीक है। अच्छा प्योर सॉल्विंग थी, प्योर सॉल्विंग, यहाँ पे माइनर मिस्टेक हुई पर टाइमली पकड़ लिया हमने और नॉर्मल जैसे सॉल्व करते कर दिया, ठीक है। ये भी डिवीजन भी पता है, लॉन्ग डिवीजन हम करते थे क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए, वही यूज हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीख लिया, फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या होता है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के। अच्छा जितने एलिमेंट है उतने माइनर्स हो गए, उतने कोफैक्टर्स हो गए, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। जैसे एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 × 2, अच्छा आपके सिलेबस में 2 × 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, और 3 × 3 ही है, 4 × 4 नहीं है, और 1 × 1 तो एक ही एलिमेंट होगा, तो उसमें हम क्या बात करेंगे। तो आपको पूरी बुक में 2 × 2 और 3 × 3 मिलेगी मैट्रिक्स। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, कह रहा है आप माइनर्स बताओ, मैंने आपको क्या बोला, जितने एलिमेंट है उतने माइनर हो गए,
जैसे A11 एलिमेंट होता है तो देखो माइनर M11 है, A12 एलिमेंट होता है तो माइनर M12 है। माइनर में करना क्या है, M11 आपको दिख रहा है ना, M11 आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, तो आपको बचा हुआ दिखा क्या 3, ये आपका माइनर हो गया। बस इतना सही है, ये बात समझ आई कुछ? ठीक है, M11 में क्या करा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो 3 आ गया। M12 बोल रहा है, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करो तो 4 आ गया। M21 बोल रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो तो बचा हुआ 1 है, और M22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड किया तो -2 आ रहा है। ये माइनर्स है। अच्छा, कोफैक्टर्स की नोटेशन क्या है? कोफैक्टर में कैपिटल ए लेते हैं, कैपिटल ए, तो A11 कोरोस्पॉन्डिंग स्मॉल a11 एलिमेंट था ना, स्मॉल a11, यहाँ पे आएगा कैपिटल A11। तो कोफैक्टर क्या होते हैं, माइनर्स ही होते हैं बच्चों, कोफैक्टर्स माइनर्स ही होते हैं। बस करना क्या होता है, उन वैल्यूज को आप लिखो सेम 3, 1, 4 और -2, लेकिन क्या करोगे, वही वाला रूल अप्लाई करोगे। आप देखो ओड किस में आ रहा है, सम ओड किस में आ रहा है। जैसे इसमें अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, तो इसका एलिमेंट का साइन चेंज कर दो बस। अच्छा, इसमें इवन आ रहा है, नो चेंज। A21 में भी साइन चेंज हो जाएगा, इवन आ रहा है, नो चेंज। मतलब माइनर्स में अगर मैंने साइन चेंज कर दिया तो वो कोफैक्टर बन गए। ठीक है, वो करना वही है कॉन्सेप्ट कि जैसे A22 बोल रहा है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करके जो बच रहा है वो लिख दो आप, वही है सारा कॉन्सेप्ट। तो लेकिन अगर आप साइन चेंज कर दोगे ऑड इवन के हिसाब से तो कोफैक्टर है, साइन चेंज नहीं कर रहे तो माइनस है। अच्छा, एक छोटी सी बात, माइनर पूरी बुक में कहीं पे यूज ही नहीं होते, हम डायरेक्टली कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्टली 2 × 2 तो आसान था, 3 × 3 पे थोड़ी बात करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। फिर से देखो, अब यहाँ पे क्या है, 9 एलिमेंट्स है, 3 रोज 3 कॉलम 9 एलिमेंट्स है, तो जितने एलिमेंट उतने माइनर्स। तो M11 कैसे निकाला जाएगा, वही M11 कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, आप छुपा लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, तो आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। देखो ये 4 एलिमेंट, इनको करना है जरा सॉल्व मतलब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर रहे थे 4 एलिमेंट्स को। 0 को 6 से किया 0 हो गया, बीच में माइनस है, -2 को 5 से किया -10, तो बीच का माइनस और -10 +10 आ गया। तो ये वैल्यू आपकी क्या बन गई, माइनर पहले वाले की +10 आ गई। सिमिलर पैटर्न पे M12 निकालोगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 को 6 24 और -5 19 आ गया। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया, 4 को -2 से किया -8 और ये 0, ये -8 आ गया। देखो मैं साइन चेंज के बारे में सोच नहीं रहा क्योंकि माइनस निकाल रहे हैं अभी हम, माइनस में साइन चेंज नहीं करते। M21 बोलेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लिया, तो -1 को -6 से मल्टीप्लाई किया, -6 और बीच में माइनस है, ये -6 हो गया, तो -6 + 6 0 आ रहा है। M21 तो 0 आ रहा है। कैलकुलेशन समझ रहे हो ना, आराम से देखते हैं। देखो M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड कर लिया, देखो ऐसे कर लो ना, हाइड कर लिया, तो बचे हुए 4 एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, बीच में माइनस है, 1 को 3 से किया 3, तो 12 - 3 9 हो गया। समझ गए, तो आप इसमें ऐसे 9 लिख दोगे। M23 आप सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करो, 2 को -2 से किया -4, चाहे रफ में फटाफट कर करके देख लो, रफ में की गलती ना हो, -4 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, -4 -1, तो -1 +1 हो गया, तो -4 + 1 कितना आएगा, -3। ठीक है, कर ले अब इसको ऐसे ही फटाफट से। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5 आ रहा है। M32 की बात करोगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 10 - 12 -2 आ रहा है। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -4 +4 आ गया। तो ये सारे एलिमेंट माइनर के निकाल लिए। लेकिन अगर ये कोफैक्टर बोलता, यही पैटर्न यूज करता, बस क्या करेंगे, जिनका सम ओड आ रहा है, सबस्क्रिप्ट्स का जिनका सम ओड आ रहा है उनके साइन चेंज करके लिख देंगे। तो A11 में सेम रख देंगे, A12 को ऑब्वियसली साइन चेंज होगा -19, A13 में नो चेंज, इवन आ रहा है सम, M21 में ओड आ रहा है, अच्छा 0 का साइन चेंज करेंगे तो 0 ही तो रहेगा वो। तो A22 इवन है तो 9 का 9 आ जाएगा, A23 -3 है तो +3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A31 नो चेंज, A32 में साइन चेंज होगा +2 आ जाएगा, और A33 में नो चेंज 4। समझ आ गई बात आपको, माइनर्स और कोफैक्टर में डिफरेंस। आप जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि हाइड करके यहाँ पे सिर्फ जो एलिमेंट बच रहा है वो तो आप डायरेक्ट ले लोगे, इसमें 4 एलिमेंट बचते हैं तो आप 2 × 2 डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे। कोफैक्टर्स में साइन चेंज कर देते हैं जब सबस्क्रिप्ट हमारा ओड होता है। ठीक है, तो और भी है थोड़ी चीज़ें इसमें, जैसे 2 पॉइंट इसमें लिख दिए, ये कभी कभार 1 मार्कर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बोलता है डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का,
तो वो क्या होता है, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल सकता हूँ। लेकिन इसकी वैल्यू का एक जनरल नोटेशन है कि अगर मान लो मैं A11 ले रहा हूँ तो उसके साथ उसका कोफैक्टर A11 ही तो होगा कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई में। अभी इसको ना मैं एक आगे एग्जांपल लेता हूँ तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। अभी बस आप इसके अंदर एक पॉइंट समझो कि अगर मैं जो एलिमेंट ले रहा हूँ तो कोरस्पॉन्डिंग में जो मल्टीप्लाई करूँगा उसका कोफैक्टर ही मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे A12 ले रहा हूँ तो कोरस्पॉन्डिंग में A12 ही कोफैक्टर होगा। A13 ले रहे हो तो कोरस्पॉन्डिंग में A13 होगा। ये वैल्यू आपके डिटर्मिनेंट की होती है। लेकिन अगर मान लो मैं A11 ले रहा हूँ एलिमेंट और कोफैक्टर मैंने ले लिया A21 का, A12 ले लिया एलिमेंट और ले लिया A23, ठीक है, A13 है, A11 हो रहा है, कह रहा है इसका सम हमेशा जीरो आएगा बच्चों। अगर एलिमेंट किसी दूसरे के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर आप सम निकाल रहे हो, कह रहा है हमेशा जीरो होगा, हमेशा। कैलकुलेट करके देख लेना आप, ठीक है। एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम विल बी जीरो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे बस मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर रो होनी चाहिए। जैसे A13 ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, एक सेकेंड, इसको ऐसे लो A22 और A13 को लिख लो आप A23। मतलब आप समझ रहे हो, एलिमेंट मैंने लिए फर्स्ट रो के और कोफैक्टर ले लिया मैंने सेकंड रो के, तो कैसे होगा, ये सम जीरो ही आएगा हमेशा इस केस में, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। जैसे इसमें अब कैलकुलेशन आएगी, ठीक है, सारी आपके कोफैक्टर की दोबारा आएगी, डिटर्मिनेंट की भी आएगी, तो ये कंप्लीट होने वाला टॉपिक हमारा। तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीख लिया, माइनर्स कोफैक्टर की बात कर ली, जिसमें माइनर्स मैंने बोला कोई यूज के नहीं है, कोफैक्टर पे ध्यान देना है। तो उसी पे बेस्ड एक टर्म हमने निकाल लिया, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका सिंबल क्या है, ADJ लिख देंगे शॉर्ट में, ब्रैकेट में होगा क्या, जो आप कोफैक्टर्स निकाल रहे थे ना वो कैपिटल में थे, तो उसकी जनरल नोटेशन क्या होगी, AIJ। उसका अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे उसके मैट्रिक्स का तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। अब ऐसे तो समझ आया नहीं, आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया, पहले आप एक काम करो, कैपिटल A से आपको क्या याद आ रहा है, कोफैक्टर निकालने, आप कोफैक्टर निकालो। मैंने 2 × 2 मैट्रिक्स ले ली, A11 निकालो, चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। क्या साइन चेंज होगा, नहीं। अच्छा, अगर मैं साइन के बारे में नहीं सोचता तो मैं माइनर के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं साथ साथ साइन भी सोच रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली कोफैक्टर पे आ गया। A11 में साइन चेंज नहीं होगा। A12 की बात करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 है, लेकिन 3 नहीं लिखा जाएगा, -3 लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें सम ओड आ रहा है, ठीक है। A21 पे चलते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 आ रहा है, लेकिन क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे क्या, +1 लेंगे ना, +1 लेंगे, क्योंकि सम ओड आ रहा है। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, आंसर 2 आ रहा है, नो चेंज इन द साइन। एडजॉइंट हमें क्या कहता है कि ये सारे एलिमेंट आप मैट्रिक्स में लिख दो जैसे है, 5 1 -3 2, और इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या था, मैट्रिक्स में देखा था ना, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब ये जो रो है उसको आप कॉलम में लिख दो और फिर ये जो रो है इसको कॉलम में लिख दो, ठीक है। तो ये पूरी टेक्निक है कि कोफैक्टर्स निकालो, उसका ट्रांसपोज कर दो। लेकिन 2 × 2 मैट्रिक्स के अंदर एक शॉर्टकट भी होता है। वो शॉर्टकट क्या होता है, वो कहता है यार इनको इंटरचेंज कर दो, लीडिंग डायगोनल जो है ना उसको इंटरचेंज कर दो, 5 और 2 को यहां लिख दो, 5 ऊपर 2 नीचे, और कह रहे जो अदर डायगोनल आपको दिख रहा है उसके साइन चेंज कर दो, 3 का -3 हो जाएगा, -1 का +1 हो जाएगा। देखना सेम ही तो आ रहा है। ये सिर्फ 2 × 2 मैट्रिक है, 2 × 2 मैट्रिक्स। लीडिंग एलिमेंट्स के, लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज कर दो, 5 ऊपर 2 नीचे, और इसके साइन चेंज कर दो आप, ठीक है। ध्यान रखोगे ये 3 × 3 कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरा टाइम लगेगा, पूरा टाइम लगेगा। A11 की बात कर रहे हैं हम, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 4 - 2 2 आ गया, 4 - 2। अच्छा, मैं साइन ना लास्ट में एक साथ चेंज कर दूंगा सबके, अभी साइन चेंज करने की नहीं सोच रहा, पहले वैल्यूज निकालते हैं। A12 की बात कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 आ रहा है सिर्फ। A13 की बात कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 - 0 6 आ रहा है बस, ठीक है। कैलकुलेशन आप भी क्रॉस चेक करते रहना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 -10 -11 आ रहा है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 - 0 2 आ रहा है, ठीक है। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 × 2 -4 और -0 -4 आ रहा है। अभी साइन चेंज करूंगा एक साथ, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, 1 1 + 20 21 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 और -15 -2 -15 -17 आ गया। A33 8 - 3 5 आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, जिनके सम ओड हो गए
उनका साइन चेंज कर दोगे, तो आप इन चारों के साइन चेंज करते हो हमेशा, इन्हीं का सम ओड आता है। तो साइन चेंज कैसे हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, अरे सारे प्लस हो गए, ठीक है, सारे नेगेटिव थे प्लस कर दिए। अब क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हमने, कैसे, 2 11 21 3 2 17 6 4 5, इसका ट्रांसपोज कर दोगे आप। ट्रांसपोज का मतलब, अच्छा टाइम बचाना तो आप डायरेक्टली भी इंटरचेंज करके लिख सकते हो, बाकी अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि जो रो है उसे आप कॉलम में लिख दोगे 2 3 6, फिर 11 2 4 लिख दोगे आप, 21 17 5 लिख दोगे। आप एक बार चेक कर लो मैंने क्या किया, ये जो रो है इसको कॉलम लिख दिया, सेकंड रो को कॉलम लिख दिया, थर्ड रो को कॉलम में लिख दिया, समझ गए आप। तो ये कोफैक्टर्स से हमने एडजॉइंट निकालना सीख लिया, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये सारी कॉम्पिटिटिव में यूज होती है, 2-3 एनसीईआरटी के, बाकी सारी एक्स्ट्रा है। जैसे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज कह रहा है, ए को आप एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करोगे या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे, आपका आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना सीख लिया था, आई सबस्क्रिप्ट एन, आई एन का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में पढ़ा था 1 0 0 1 वाली। अगर ए मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, ए मैट्रिक्स अगर 2 into 2 है, ए मैट्रिक्स जो गिवन है 2 into 2 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी 2 into 2 ऑर्डर की लोगे। अगर ए मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे आई 3 लोगे आप, है ना, 3 ऑर्डर वाला आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे आप। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनसीईआरटी में पता नहीं कितने क्वेश्चंस में यूज होता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जिसमें बता दिया कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। और n क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, 2 into 2 है तो n2 ले लोगे, 3 into 3 मैट्रिक्स है, 3 into 3 समझते हो, 3 रो 3 कॉलम, तो n3 ले लोगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी, जैसे ट्रांसपोज में हमने लॉ पढ़े थे, ऐसे ही एडजॉइंट के पढ़ रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी में भी क्या होता है, एडजॉइंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए पर भी और बी पे भी, पर रिवर्सल लॉ अप्लाई हो जाता है, बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट वैलिड है यहाँ पे। फिर डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो कहता है ए इंटू एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होगा, अरे ऑब्वियसली ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे आ जाओ, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। जब डिटर्मिनेंट ए 0 है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ गई, इसकी वैल्यू दोनों की 0 हो जाएगी, रीजन डिटर्मिनेंट ए 0 है, ठीक है। अब इन दो पे लगा लो डबल स्टार, 5th और 6th पे। एडजॉइंट ए तो है एनसीईआरटी में, लेकिन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछ ले अगर कभी आपसे, तो वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय ए, मतलब नॉर्मल मैट्रिक्स। जैसे इसको सॉल्व करके मान लो आंसर 4 आ गया तो 4 into a, मान लो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 6 आ गया, 6 into a, ऐसे समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे मतलब ऐसा मल्टीपल आएगा मैट्रिक्स का, एक वैल्यू नहीं आएगी, मैट्रिक्स का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहा था तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 था, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल मैट्रिक्स। और इसी एक्सप्रेशन का अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं, इसी एक्सप्रेशन का, तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इन सब का प्रूफ नीड नहीं है, एप्लीकेशंस आनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव में मेंस लेवल पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इन फॉर्मूलों पे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n-1 का स्क्वायर है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। अच्छा, फिर ये बहुत सिंपल वाले रूल बचे हैं, मेन तो आपके हो गए। अगर आप ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाल रहे हो तो वो कहता है कि अगर आपने एडजॉइंट ए दिया हुआ आपके पास, आपने उसका सिर्फ ट्रांसपोज कर दिया तो एक ही बात है, दोबारा से एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। आपने ए का एडजॉइंट निकाला हुआ है, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, एक ही बात है। सेम इधर भी वैलिड है बात कि एडजॉइंट आपको ए की पावर m का निकालना है, तो अगर आपके पास एडजॉइंट ए दिया हुआ है तो उसकी पावर अगर आपने m कर दी, जहाँ पे m नेचुरल नंबर ही हो सकता है, सिर्फ नेगेटिव पावर नहीं लेते इसमें, फ्रैक्शनल नहीं लेंगे हम, इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, पढ़ेंगे वो आगे। तो उसी में से एक ये निकल के आ रहा है कि अगर आप ऐसे k मल्टीपल में आ जाता है, चाहे वो डिटर्मिनेंट में आए या एडजॉइंट में आए, तो ये k स्केलर है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ये n-1 आ जाता है, साथ में एडजॉइंट है अपनी फॉर्म में ही रहेगा, k की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। आइडेंटिटी का एडजॉइंट आइडेंटिटी रहेगी ऑफ एनी ऑर्डर, नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट नल मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर सिंगुलर है तो 0 आ गया, और जब डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, देखना डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो भी 0 होगा, वो भी 0 होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। फिर लास्ट एडजॉइंट किसी डायगोनल मैट्रिक्स का निकालो, स्क्वायर सिमेट्रिक का निकालो और ट्राइंगुलर का निकालो। कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा आंसर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ट्राइंगुलर का ट्राइंगुलर आता है। तो ये फिक्स्ड थ्योरी के पॉइंट्स है, ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है, बिल्कुल टिप्स पे। इस पे क्वेश्चन स्कूल में तो आते ही है ऑब्जेक्टिव, मेंस में भी कई बार इन 2 फॉर्मुलों पे आ चुका है, 5 और 6 पे क्वेश्चन, ठीक है। बता मैंने आपको सारे दिए। लास्ट टॉपिक, जेन्युइनली लास्ट टॉपिक, इसमें हमारे जो शुरू के हमने टॉपिक पढ़े वो भी कवर हो जाएंगे। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स को a रेज़ टू पावर -1 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये होता है a इनवर्स का फॉर्मूला। अच्छा, अगर आप a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 1 नहीं आता, मैट्रिक्स में 1 कुछ नहीं होता, 1 के रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, डिपेंडिंग अपॉन अगर a का ऑर्डर 2 है तो i2, a का ऑर्डर अगर 3 है तो i3 आएगा। तो एग्जाम्पल ले रहा है अब आपसे, कह रहा है a मैट्रिक्स दे दी कंप्लीट, इसका इनवर्स निकालो। तो इनवर्स का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। अब इसमें देखो दोनों चीजें रिक्वायर्ड है ना, पूरा जो अब तक पढ़ा है लेक्चर आपने वो सारा यूज होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो फटाफट से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं निकालूं क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट मैंने क्या कहा था, मैट्रिक्स को आप ऐसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया, फिर बीच में -1 को 3 से किया 3 आ गया, -11 आ गया। अच्छा, ये 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये 0 नहीं आना चाहिए, तभी इनवर्स निकलेगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ए इनवर्स को एग्जिस्ट करवाना है तो डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फिर एडजॉइंट ए, 2 × 2 का एडजॉइंट ए निकालने की तो हमने ट्रिक सीख ली थी, क्यों टाइम लगाए, इसको इंटरचेंज कर दो, ठीक है, 4 और -2 इंटरचेंज हो गया, इनके साइन चेंज कर दो। जस्ट इसके बाद आपको क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकाली है आपने, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -11 है, और एडजॉइंट है तो एक मैट्रिक्स है 4 -1 -3 -2, ठीक है। तो अगर ए एक मैट्रिक्स थी तो उसका इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको अगर मैं ढंग से लिख दूं तो बस क्या करें, माइनस को अंदर भेज दूं, माइनस ऐसे नीचे रखा हुआ क्या अच्छा लग रहा ना, -4 1 3 और 2। अच्छा, अगर माइनस बाहर भी रखोगे तो भी चलेगा। तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है, मतलब ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, उसको अप्लाई करके भी दिखा दिया मैंने आपको। तो इसमें डिटर्मिनेंट यूज हो गया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके और जॉइंट भी निकाल लिया, पर 2 × 2 की तो ट्रिक थी, हमने डायरेक्ट कर दिया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो। ए इनवर्स का फॉर्मूले में वैल्यू रख दो आप। लास्ट इसकी जो एप्लीकेशन है, मतलब टॉपिक लास्ट है पर इसकी लास्ट एप्लीकेशन क्या है कि भाई 3 × 3 का भी तो करोगे इनवर्स। इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आप। डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हो, पहले आपने -2 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, इसको सॉल्व किया, 4 - 2 कितना, 4 - 2 2 आ रहा है। फिर -1 लोगे आप, इसका साइन चेंज करके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया तो -3 - 0 -3 आ रहा है। फिर +5 ले लिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 6 - 0 6 आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे फटाफट, तो कितना आ गया, -4 +3 और +3 0, तो कितनी बन गई वैल्यू, 29 आ गई आई थिंक। नॉट इक्वल टू 0 मतलब इन्वर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालोगे, तो इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सारे कोफैक्टर निकालने होते हैं जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके कोफैक्टर आप निकालोगे, A21 A22 A23 फिर A31, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक है। अब यहां पर एक हम पॉइंट यूज कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल डिटर्मिनेंट के बाद ही कोफैक्टर्स निकाल रहे हो तो कह रहे हैं ये जो बीच में तुम्हें 3 वैल्यूज दिख रही है ना, मैं इसको तो ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ये 3 वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर की जो 3 वैल्यूज है, कह रहा है यही फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स है। कैसे, 2 ले लो, -3 ले लो
और 6 ले लो। फर्स्ट रो के कोफैक्टर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमने हाइड करके निकाल तो लिए थे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर तो एज इट इज लिख दो, साइन चेंज अभी करने हैं, साइन चेंज एक ही साथ करेंगे लास्ट में, भूलना मत। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो मुझे दिख रहा है -1 और -10, -11 आ रहा है। A22 की अगर मैं बात करूं ये, तो इसके मैंने पीछे कोफैक्टर निकाले, सेम ही मैट्रिक्स उठाई है, तो ले ले, अगर हम हल्का सा टाइम अगर बचा सके तो वो आ रहे थे 11 2 4, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 11 2 4 और आ रहा था 21 17 और 5, मतलब इतने में शायद हम कैलकुलेट भी कर लेते, पर ठीक है 21 17 और 5। और अब सबके साइन चेंज कर देंगे हम, सबके साइन चेंज कर दिए, ये प्लस ये आपका प्लस माइनस का था तो प्लस कर दिया था हमने, ये माइनस का था प्लस कर दिया था, है ना, माइनस में आ रहे थे, देख ले वैसे खुद कर ही लेना, ठीक है, हाँ माइनस के आ रहे थे प्लस कर दिए थे हमने, साइन चेंज हमने लास्ट में कर दिए थे। अच्छा ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कोफैक्टर निकाले तो एडजॉइंट अब मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूँगा। कैसे? एडजॉइंट के लिए मुझे पता है कि ये जो AIJ होता है इनका ट्रांसपोज होता है ना, तो मैं दो बार मैट्रिक्स नहीं लिख रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रो दिख रहा है उसको डायरेक्टली कॉलम में लिख दूंगा, 2 3 6, ये जो सेकंड रो दिख रही है इसको कॉलम में लिख दो, 11 2 और 4, देन 21 17 और 5, समझ आई बात। और A इनवर्स अब क्या था, A इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास कितनी निकाली हुई है आपने, +29, ठीक है, और एडजॉइंट A की वैल्यू एज अ मैट्रिक्स आप प्लेस कर दोगे यहाँ पे। अच्छा इसको सॉल्व नहीं करना, A इनवर्स निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स सीखा, कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर से एडजॉइंट निकाला और फिर A इनवर्स निकाला। अच्छा A इनवर्स इकोनॉमिक्स और मतलब जो आप कह सकते हो कॉमर्स में जो एप्लीकेशंस होती है मैथ्स की, वो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े डेटास के इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें इन्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इन्वर्स नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशंस में यूज़ होगा। अभी मैंने आपको क्या करा, इन्वर्स का पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बता दिया और लास्ट प्रॉपर्टीज इसकी, टॉपिक वही चल रहा है, लास्ट टॉपिक नहीं मैंने बोला, लास्ट टॉपिक बोला था तो उसी के चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन करा दिए और जस्ट ए प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना बहुत है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी वो इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल मतलब बच्चों इन्वर्स निकल सकता है उसका, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मैंने अभी क्या बताया था, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट जीरो। जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना वो। अच्छा इन्वर्स का इन्वर्स करोगे वापस से आ जाएगा, नॉर्मल बात। ए ट्रांसपोज, ये डैश मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का इन्वर्स करो या इन्वर्स का आप ट्रांसपोज कर दो, कह रहा है इक्विवेलेंट है, वो इक्विवेलेंट है। ए बी का इन्वर्स, देखो हमने क्या किया था मैट्रिक्स के अंदर, हमने ट्रांसपोज का लॉ देखा था ए बी का, अभी हमने एडजॉइंट का देखा, अब इन्वर्स का आ गया। सब में रिवर्सल लॉ एप्लीकेबल है। इसमें क्या होगा, इन्वर्स दोनों का होगा लेकिन रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर उल्टा हो जाता है ऐसे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर है मतलब ए का इन्वर्स निकल सकता है, तो कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इसका मतलब क्या, इससे हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स निकल सकता है। तो मैं दोनों में क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाई मतलब आगे मैं ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड। एप्लीकेशन देखो आप, तो क्या होगा, ए इन्वर्स और ए आइडेंटिटी हो जाएगा, ए इन्वर्स और ए लिखवाया था ना, आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू बी, बी आ जाएगा। सिमिलरली ए इनवर्स ऑफ ए आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू सी, सी आ जाएगा। तो वो कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी अगर दिया तो बी इक्वल टू सी होगा, लेकिन ये वो नॉर्मल मैथ्स नहीं है कि भाई 2x इक्वल टू 2y है तो 2 से 2 काट के x और y ले लो, ऐसा नहीं है। इसमें इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आप ले रहे हो तो ए इनवर्स से आगे अगर a है तो प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं, हमने आगे से मल्टीप्लाई किया। अगर देखो a पीछे है तो इसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं। मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पे a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे, तो क्या होगा, a से इनवर्स गया, a से इनवर्स गया तो b इक्वल टू सी इसमें भी आ रहा है। तो ये बहुत ही डिटेल में मैंने आपको डिटर्मिनेंट के
जो बेसिक सारे फंडामेंटल पॉइंट्स थे इंक्लूडिंग कुछ कॉम्पिटिटिव भी मैंने आपके साथ सारा शेयर कर दिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, 4.1 हो गई आपकी, आपको पता नहीं चला, 4.1 हो गई, 4.3 हो गई, 4.4, 4.5 हो गई। ये सारे टॉपिक इन 4 एक्सरसाइज को कवर करवा रहे हैं। 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, तो वो हम आगे देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे इस सारे कॉन्सेप्ट्स की, और 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इतने ही चैप्टर हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।